अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। बेसिकली फाइनल ईयर के लेक्चर्स में इतना ज़्यादा अपलोड कर नहीं पाई, बट नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग प्रॉफ एग्जाम्स। एंड इसमें जो है जो अपकमिंग पूरी प्लेलिस्ट होगी दैट विल बी कवरिंग important JSMU past papers points, BCQs points, and these all one liners are taken from the past papers. So ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम गायनोकोलॉजिकल रिवीजन शीट के यानी इसकी गायनीज रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, और उसके बाद फर्दरमोर सारे सब्जेक्ट रिलेटेड आपके पास वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। वीडियो जो है थोड़ी सी एक्सटेंसिव हो सकती है बिकॉज मैंने कोशिश किया हर टॉपिक को, हर चैप्टर को कवर करने की इन दीज रिवीजन शीट्स. But this video will be super helpful for you all inshallah, and I would like to request you all to don't forget to like, share and subscribe Brain Booster Medicos, and kindly drop your feedback in the comment section so that I could know कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मुझे फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं. Now starting with the first topic, that is subfertility or infertility. So the first pointer is female presented with bilateral blocked tubes and wants pregnancy. अब ना आपके पास सिनारियो में बहुत सारी चीज़ें गिवन होगी कि फ़ीमेल को कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी किसी भी डिजीज़ की, लाइक PID की हिस्ट्री थी जिसकी वजह से अब उसकी ट्यूबल ब्लॉक्ड हैं, कोई उसकी प्रीवियस पैरिटी ग्रेविडा मतलब प्रीवियस उसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी गिवन होती है सिनारियो में. सो उसके बाद जो आपने पॉइंट को पिक करना है वो ये है कि अब उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं. अब आपके पास कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि वो कंसीव कर सके. दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक. क्योंकि हमें पता है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है दैट इज़ द ट्यूबल ब्लॉकेज. ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो ओवम और स्पर्म मीट नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकती, तो इसलिए हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ जाना होगा. नेक्स्ट सिनेरियो इज़ अ 32-year-old woman with 3 years of subfertility and presented with severe dysmenorrhea undergoes laparoscopy revealing a left ovarian endometrioma, peritubular adhesions and intramural fibroid with normal tubal patency. Treatment of choice will be. सो अब इस पेशेंट को कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लाइक उसको एंडोमेट्रियोमा भी है यानी चॉकलेट सिस्ट है लेफ्ट ओवरी में, पैरिट्यूब्यूलर एडहेशंस है एंड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है. वी नो कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है वो इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं होता, बट हमें इसे ट्रीट ज़रूर करना होता है. सो आपने कोई इस तरह का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को कंसिडर करना होगा कि उसकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है बिकॉज वो इनफर्टिलिटी की ही मैनेजमेंट के लिए आई हुई है. सो उस सूरत में आप कौन सी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे? मायोमेक्टमी, बिकॉज इट विल प्रिजर्व फर्टिलिटी. एडहेजियोलाइसिस की जितनी भी एडहेशंस बनी हुई उन्हें आप रिमूव करेंगे, एंड एक्सीजन ऑफ एंडोमेट्रियोमा. सो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें से द बेस्ट ऑप्शन विल बी दिस. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी इज़ लैप्रोस्कोपी एंड डायइंसेफलेशन, और ये आपको पूरा ही नाम पता होना चाहिए. और ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, आगे भी मैं बहुत सारी डिजीज़ में आपको बताऊंगी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ये ज़रूर याद रखिएगा. सो ट्यूबल पेटेंसी चेक करने के लिए लैप्रोस्कोपी एंड डायइंसेफलेशन जो है ये बेस्ट टेस्ट होता है. इनफर्टिलिटी ड्यू टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई है, सो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं उसमें निजेरिया गुनोरिया होता है एंड क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस होता है. सो जो ऑप्शन में गिवन था दैट वाज द निजेरिया गुनोरिया. Next scenario is a 28-year-old woman present with 2 years of subfertility, irregular menstrual cycles and occasional milky nipple discharge. On examination, no pelvic abnormality is found. What is the most likely cause of infertility? So we know कि अगर किसी पेशेंट को इमेनोरिया है या फिर आपके पास menstrual irregularities हैं, सेकेंड इनफर्टिलिटी है एंड थर्ड ग्लेक्टोरिया है यानी निपल मिल्की डिस्चार्ज. तो ये जो ट्राइड होता है ये क्लासिकल होता है फॉर प्रोलैक्टिनोमा. प्रोलैक्टिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा. सो इसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, एमेनोरिया भी हो रहा होता है कुछ पेशेंट में कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो, इनफर्टिलिटी एंड ग्लेक्टोरिया मिल रहा होता है. नेक्स्ट वी हैव अ फीमेल केम विद अ हिस्ट्री ऑफ रप्चर्ड अपेंडिक्स हिस्ट्री एंड सबफर्टिलिटी. ये आपके पास ट्यूबल ब्लॉक है. जब आप इनफर्टिलिटी को रूल आउट कर रहे होते हो तो आप उसकी ओव्यूलेटरी कॉजेज़ देखते हो, एंडोमेट्रियल कॉजेज़ देखते हैं एंड ट्यूबल कॉजेज़ देख रहे होते हो कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है. और अगर किसी भी पेशेंट को पोस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एडहेशंस हैं वो आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज होती है ट्यूबल ब्लॉक के. इसके अलावा पेशेंट को रप्चर्ड अपेंडिक्स हिस्ट्री मिल सकती है बिकॉज उसमें भी एडहेशंस फॉर्म हो जाती हैं. तो पोस्ट PID एडहेशन या रप्चर्ड अपेंडिक्स हिस्ट्री है और उसके बाद एडहेशंस बन गई हैं. सो दीज ऑल आर लीडिंग टुवर्ड्स सबफर्टिलिटी. और इनका जो मेजर फैक्टर है वो क्या है?
ट्यूबल ब्लॉकेज हो रहा होता है इन पेशेंट्स में। देन WHO स्पर्म काउंट नॉर्मल इज़ मोर देन 15 मिलियन पर मिलीलीटर। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पर मिलीलीटर बात हो रही है, 15 मिलियन पर मिलीलीटर। अगर पर इजैक्यूलेशन पूछा जाएगा तो दैट विल बी 39 मिलियन पर इजैक्यूलेशन। नेक्स्ट वी हैव एब्सेंस ऑफ स्पर्म दैट इज़ डिफाइंड एज एज़ोस्पर्मिया। अब इसी तरह ना डिफरेंट और भी कंडीशंस है, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म जो है वो आपके पास रिड्यूस्ड है या उसमें कोई मसला है तो वो आपके पास टेराटोजूस्पर्मिया है। मोटिलिटी रिड्यूस्ड है तो एस्टिनोजूस्पर्मिया है। काउंट कम है स्पर्म के, दैट इज़ ओलिगोजोस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ स्पर्म है तो दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और जो WHO का पूरा क्राइटेरिया है ना फॉर द सीमेन एनालिसिस वो भी अच्छे से गो थ्रू करिएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव अ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ से रिलेटेड BCQ। सो देखिए आपके पास ना सिनारियो में बहुत सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स निकाले ताकि आपको हेल्प हो सिनारियो में पिक आउट करने में कि ये पॉइंट इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग गिवन है और उसमें लिखा हुआ है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास मोलार प्रेगनेंसी और स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज क्लासिकल फॉर द कंप्लीट मोल। स्विस चीज़ अपीयरेंस है तो दैट मीन्स ये पार्शियल मोल हो सकता है। पूरा सिनारियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इंक्रीज वॉमिटिंग यानी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, इंक्रीज यूटेराइन साइज कि जो आपके पास अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज यूटेराइन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है विद एमेनोरिया हिस्ट्री एंड नाउ पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स वेजिकल्स कंटेनिंग क्लॉट्स पास हो रहे होते हैं, और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग विल बी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि दिस इज़ कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल, जबकि पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल में स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलती है ऑन द अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द मोलार प्रेगनेंसी इज सक्शन एंड इवैक्यूएशन एंड देन फॉलो अप बीटा HCG। अच्छा, बीटा HCG का फॉलोअप भी पूछा जाता है, मैं आपको आगे बताती हूँ उससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है आपके पास, अ 30-year-old वुमेन प्रेजेंट विद इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग 6 months आफ्टर मोलार प्रेगनेंसी एंड कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो आपके पास मोलार प्रेगनेंसी के बाद ना आपने बीटा HCG को मॉनिटर करते रहना होता है। अगर आपके पास बीटा HCG बढ़ना शुरू हो जाए या फिर प्लेटी हो जाए, यानी डिक्रीज़ नहीं हो रहा, रुक गए एक जगह, मतलब वो खतरे की घंटी है कि भाई यहाँ पे अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इस पेशेंट में यही है कि मोलार प्रेगनेंसी के बाद जो है अब जो है वो ब्लीडिंग के साथ आई है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो मोस्ट लाइकली जो डिस्निया होता है वो कोरियोकार्सिनोमा में हमें मिल रहा होता है और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मीथोट्रेक्सेट ही प्रेफर की जाती है और इससे पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स भी मोस्टली कर भी जाते हैं। Next, we have a 25-year-old woman is treated with complete molar pregnancy with suction and evacuation. She asked about follow-up. The most appropriate follow-up protocol is weekly beta HCG until normal and then monthly for 6 months. यानी आपने हर हफ्ते बीटा HCG करवाना है इन पेशेंट्स का। अब हर हफ्ते आप करवा रहे हो और अब आपने देखा कि नॉर्मल रेंज में आ गया है, तो अब आप हर मंथ करवाएंगे अंटिल 6 month। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव अ मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटी इन हाइडेटिफॉर्म मोल इज हाइपरथायरॉयडिज्म। Karyotype of partial mole is triploid 69XXY and 69XX XXX। और जो आपके पास 69XXY होता है ये ज़्यादा कॉमनली हमें मिल रहा होता है। कंप्लीट मोल में जो आपके पास चेंजेस आती हैं वो कैसी होती हैं, एडिमेटस विलाय मिल रहे होते हैं एंड डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती हैं। और कंप्लीट मोल कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क भी बढ़ा रहा होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल मोल। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिसकैरेज से रिलेटेड। सो आपके पास 5 टाइप्स ऑफ मिसकैरेज हैं। मैंने जो एक टेबल बनाया कि ताकि आपको आसानी रहे फॉर क्विक रिवीजन। आपके पास थ्रेटन है, मिस्ड है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट एंड इनएविटेबल होता है मिसकैरेज। थ्रेटन मिसकैरेज, अब ना इसमें जो आपको क्लासिकल सिनारियो में जो पॉइंट्स पिक करने होते हैं वो क्या होता है कि ऑस सर्वाइकल ऑस ओपन है या क्लोज्ड है, देन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स क्या मिल रही हैं, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेथड क्या हो सकता है फॉर दिस टाइप ऑफ मिसकैरेज। सो थ्रेटन मिसकैरेज में क्या होता है कि माइल्ड सी वजाइनल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आती है आपके पास और माइल्ड सा उसे एब्डोमिनल पेन होता है। जब आप उसकी ऑस को पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑस जो होता है वो क्लोज होता है। अल्ट्रासाउंड पे लाइव वाइबल फीटस होता है इन द यूट्रस, और आप इसमें पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और ये ठीक हो जाएगा। मतलब एक माइल्ड सा थ्रेट था जो कि बेड रेस्ट करने से, या फिर अगर ज़्यादा आपको थोड़ी सी सिवियर कंडीशन लग रही है तो प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं टू सपोर्ट इट। अदरवाइज बेड रेस्ट से ही पेशेंट अच्छे से मैनेज हो सकता है, तो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है।
नेक्स्ट वी हैव मिस्ड मिसकैरेज। तो इसमें आपके पास पेशेंट को कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट अपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट पर आती है और जब आप उसके स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं सो द ऑस विल बी क्लोज्ड बिकॉज कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही। और जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें नॉन वाइबल फीटस मिलता है, दैट इज़ अ डेड फीटस। ठीक है, अब इसमें आप पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करते हैं कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि 80% ऑफ द डेड फीटस जो होते हैं इन अ मिस्ड मिसकैरेज वो स्पॉन्टेनियसली एक्सपर्ल्ड हो जाते हैं विद इन 2 वीक्स। ठीक है, विद सब मेडिकल सपोर्ट के आप इन पेशेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स मीज़ोप्रोस्टोल दे सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि 2 वीक्स के अंदर ये एक्सपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो हमें डायलेशन एंड इवैक्यूएशन की तरफ जाना पड़ता है, सर्जिकल मेथड की तरफ जाना पड़ता है, बिकॉज अगर 4 वीक से ज़्यादा परसिस्ट करता है डेड फीटस तो दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी DIC ड्यू टू फाइब्रोजिनीमिया, फाइब्रोजन जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इसमें आपके पास पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगी, सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी एंड ऑन एग्जामिनेशन द ऑस विल बी ओपन एंड देयर विल बी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, और इसमें आपको डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करके वो जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन होते हैं ना इससे आपको रिमूव करना होता है। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है कि पेशेंट को हिस्ट्री होती है कि उसको एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग हुई, उसमें पैसेज ऑफ क्लॉट्स भी हुए, एब्डोमिनल पेन भी हुआ, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची नाउ शी इज़ समहाउ सेटल्ड। अब जो है जब आप उसका ऑस एग्जामिन करेंगे तो ऑस विल बी क्लोज्ड और यूट्रस एम्प्टी होगा, ना ही उसमें कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होंगी, ना ही फीटस होगा ऑन अल्ट्रासाउंड। सो इन पेशेंट्स में किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें ये देखना होता है कि पेशेंट अगर RH नेगेटिव है सो वी विल ऑफर हर NTD। नेक्स्ट वी हैव इनएविटेबल मिसकैरेज। इसमें आपके पास ऑस ओपन मिल रहा होता है, पेशेंट प्रेजेंट करती है विद अ ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, और क्लॉट्स पास भी हो रहे होते हैं इन पेशेंट्स में समटाइम्स, और ऑन अल्ट्रासाउंड जो है आपको डेड फीटस मिल रहा होता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें तो मीज़ोप्रोस्टोल, और अगर सर्जिकल तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन की जाती है इन पेशेंट्स में। Now moving towards other important points related to the miscarriage. Number 1 we have missed miscarriage not evacuated. तो उसमें आपके पास coagulopathy होती है, disseminated intravascular coagulopathy, that is also known as consumptive coagulopathy. रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, तो उसमें आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहे हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है कि कोई आपके पास एनाटमिकल एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज ट्राइसोमी 21। NTD डोज आफ्टर मिसकैरेज इज़ 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। याद रखिएगा कि मिसकैरेज के बाद कितनी डोज दी जाती है NTD की टू RH नेगेटिव वुमेन, दैट इज़ 250 इंटरनेशनल यूनिट। देन वी हैव APS, दैट इज़ द एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है, आपके पास रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है पेशेंट्स में, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं, मोर देन 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस इज रिकरेंट मिसकैरेज, सो उसकी वन ऑफ द लीडिंग कॉज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम एस्पिरिन और हेपरिन का यूज़ करते हैं। अ 32-year old woman arrives with high fever, rigors, profuse malodorous discharge and hypotension, BP 80/50 after an attempted abortion by an untrained provider. Abdomen is rigid and suggesting peritonitis. So the most likely diagnosis is septic abortion. So septic abortion भी common होता है, और septic abortion ऐसा नहीं होता कि डेड फीटस की वजह से, मोस्टली इसकी कॉज ये होती है कि जो इंड्यूस लेबर्स होते हैं कि जो टेक्निक यूज़ की गई वो अनस्टरलाइज थी, या कोई ऐसा मेथड यूज़ किया गया, या जैसे यहाँ पे सिनेरियो में कि अनट्रेंड प्रोवाइडर था, तो इन सारी कंडीशंस में आपके पास सेप्टिक अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Next we have BCQs related to the ectopic pregnancy. So the most common site is ampulla fallopian tube. Ampulla fallopian tube is the most common site for the ectopic pregnancy. अच्छा, अब ना आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक ट्राइड होता है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि सिनारियो में आप इसी ट्राइड से पिक करते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, दैट इज़ एमेनोरिया,
हिस्ट्री होगी कि 6 वीक्स एमेनोरिया है, अब वजाइनल ब्लीडिंग है और पेल्विक पेन है. सो एमेनोरिया, वजाइनल ब्लीडिंग एंड लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन इज़ आर ट्राइड फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. अब इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज़ लैप्रोस्कोपी. 2 BCQs कवर हो गए. थर्ड ये होता है कि आपके पास सिनारियो गिवन होता है, वो बता देते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें ये मसला है, अब इसके पास कौन सा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट, अब ये समझना है हमने यहाँ पे. सो अगर आपके पास पेशेंट स्टेबल है, बीटा HCG लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, मास जो है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर का है और कोई रप्चर की हिस्ट्री नहीं है, फाइंडिंग नहीं है, तो आप उसकी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं विद मीथोट्रेक्सेट. Next, we have NTD for ruptured ectopic pregnancy. So the dose is 250 international units, same as for miscarriage. Then a 26-year-old woman present with severe lower abdominal pain, dizziness, syncope on examination, pallor, tachycardia, hypotension, and tender abdomen with guarding. Urine pregnancy test is positive. Fast shows free fluid in pelvis. अब आपके पास पूरे सिनारियो में आपको क्या समझ आ रहा है कि फ्री फ्लूइड मिल रहा है ऑन अल्ट्रासाउंड, रप्चर्ड है. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नहीं भी गिवन ना, तब भी आप कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो कि रप्चर्ड है? पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो रही होगी, उसमें क्या होगा कि बीपी उसका ड्रॉप कर रहा होगा, टेकिकार्डिक हो रही होगी और पेलार हो रही होगी, हाइपोटेंसिव हो रही होगी. ये सारे आपके पास फाइंडिंग्स होती हैं फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट. डेट मीन्स कि पेशेंट में मोस्ट लाइकली कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो चुकी है. इस सिचुएशन में आपने लैप्रोटमी की तरफ जाना होता है, लैप्रोटमी एंड सल्पिंजेक्टमी. अगर पेशेंट स्टेबल है और मीथोट्रेक्सेट के लिए इंडिकेटेड ये सारे फीचर्स नहीं है, यानी बीटा HCG 3000 से बहुत ज़्यादा है, मतलब 8000 है, 5000 है, तो उसमें आप लेप्रोस्कोपिक सल्पिंजेक्टमी या सल्पिंजोटमी की तरफ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड. सो आपके पास एक 16-year-old गर्ल आई है विद द कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया. अब उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं प्राइमरी एमेनोरिया की एट 16 ईयर्स, बट आपको जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मिली हुई है इन योर सिनारियो दैट इज़ कि उसकी सिस्टर को मेनार्की हुई थी एट 18 ईयर्स पे. दैट मीन्स कि इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है कि फीमेल की जो हिस्ट्री ऑफ फैमिली है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिले होता हो, जैसे कि उसकी सिस्टर को भी था. नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी एमेनोरिया है पेशेंट को, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है और साथ में एनोस्मिया है. एनोस्मिया का क्या मतलब है कि सेंस ऑफ स्मेल इज़ लॉस्ट. सो द मोस्ट लाइकली कॉजेज कैलमैन सिंड्रोम. एंड इसकी जो आपके पास पैथोजेनेसिस है, पैथोफिजियोलॉजी है बिहाइंड कैलमैन सिंड्रोम, या ये जो आपके पास पूरा सिनारियो वो ये है कि हाइपोगोनेडोट्रोफिन हाइपोगोनेडिज्म हो रहा होता है इन पेशेंट्स में. नेक्स्ट वी हैव हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है पेशेंट को, हाई TSH है बट नॉर्मल FSH एंड LH. सो मोस्ट लाइकली कॉज इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि हमें पता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में मैनोरेजिया मिल रहा होता है और इससे आप हाइपोथायरॉइड को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन. नेक्स्ट वी हैव पेशेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, नॉर्मल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बट एब्सेंट यूट्रस. सो सिनारियो को ज़रूर पढ़िएगा. अभी मैं आगे इस चार्ट से भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करूँगी. बट देखें, अब इसमें एमेनोरिया है, अल्ट्रासाउंड किया आपने, आपको यूट्रस नहीं मिला, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रेजेंट है. सो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज मुलेरियन एजेनेसिस हो सकती हैं. इसका जो अदर नेम होता है वो रॉकी-टेंस्की सिंड्रोम होता है और इसमें आपके पास जो मुलेरियन डक्ट होती हैं दैट आर ऑल्सो नोन एज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स, वो अच्छे से डेवलप नहीं होती और ना इसकी ट्रीटमेंट भी पूछी जाती है. अच्छा, इसमें यूट्रस नहीं होता बट देयर इज़ प्रेजेंट ऑफ ब्लाइंड एंडेड एंड शॉर्टेंड वजाइना. तो इसकी ट्रीटमेंट में आप वजाइनोप्लास्टी करते हैं कि जिसमें आप सर्जिकल क्रिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ वजाइना करते हैं. ये भी BCQs में पूछा जाता है. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन क्या होती है कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस है फॉर मोर देन 6 months. सेकेंडरी एमेनोरिया को इवैल्यूएट किस तरह से किया जाता है? पेशेंट में हम FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड TSH करवाते हैं, बिकॉज हमें पता है ये सारे जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं दीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, और टेस्टोस्टेरोन भी करवाते हैं साथ में. ओके, नेक्स्ट इज सिनारियो दैट इज़ 46XY कैरियोटाइपिंग है. पेशेंट को इंग्वाइनल मास है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है बट यूट्रस एब्सेंट है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लेकिन यूट्रस एब्सेंट है. सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. और ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज आपके पास 46XY है, यानी उसका जो जीनोटाइप है दैट इज़ मेल,
बट फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर रिलेटेड और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू द फीमेल. तो फिनोटाइप इज फीमेल और जीनोटाइप इज मेल. सो दिस इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी एमेनोरिया है, पेशेंट को साइक्लिकल पेन हो रहा है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है. सो जब भी पेशेंट कंप्लेन करती है कि उसको अभी तक मेंसेस नहीं हुआ है बट उसे साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन होता है, सो हम सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी इम्परफोरेट हाइमन हो. वी हैव टर्नर सिंड्रोम में क्या आपको हार्मोनल फाइंडिंग मिलती है. इसमें आपके पास FSH और LH हाई होगा बट ईस्ट्रोजन विल बी लो. वाई ईस्ट्रोजन इज लो? बिकॉज टर्नर सिंड्रोम में ओवरीज एब्सेंट होती हैं. इसके लिए वर्ड यूज़ होता है कि स्ट्रीक ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट. सो दैट्स वाई लो ईस्ट्रोजन मिलता है इन पेशेंट्स में. नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर PCOS एंड अल्ट्रासाउंड. इसमें आपके पास क्लासिकल फाइंडिंग होती है कि मोर देन 12 फॉलिकल्स इन वन ओवरी एंड ओवेरियन वॉल्यूम विल बी मोर देन 10 मिलीलीटर. ये आपके पास पूरा रोटार्डम क्राइटेरिया होता है. और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 2 पॉजिटिव होना ज़रूरी है. 3 वेरिएबल में फर्स्ट ये है कि एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया पेशेंट को. दूसरा ये है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म के फीचर्स हो लाइक एक्नी, हिर्सुटिज्म या एलोप्लेशिया हो. तीसरा PCOS फाइंडिंग हो ऑन अल्ट्रासाउंड जिसमें ये मोर देन 12 फॉलिकल्स इन वन ओवरी और ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 मिलीलीटर हो. Next we have hormone elevated in PCOS. So there is raised LH and FSH. अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ. देखिए, टर्नर सिंड्रोम की अगर बात होगी तो उसमें आपके पास LH और FSH दोनों ज़्यादा है लेकिन ईस्ट्रोजन कम है. ये अपने पास सारी चीज़ें राइट डाउन कर लें तो बाद में रिवाइज करने के लिए. तो टर्नर सिंड्रोम में आपके पास LH FSH ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन कम है. अगर PCOS है तो आपके पास LH to FSH रेशियो विल बी रेज्ड. LH to FSH ratio will be raised, elevated LH levels और आपको somehow elevated levels of insulin और testosterone भी मिलते हैं इनमें. नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है तो उसमें आपके पास रेज्ड FSH मिल रहा होता है. रेज्ड LH है तो PCOS, रेज्ड FSH है तो आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर को सस्पेक्ट करते हैं. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन PCOS इज क्लोमिफेन सिट्रेट. अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम 2 टेबल से रिलेटेड बात करेंगे. एक में मैंने आपको डिफरेंट एमेनोरिया की कॉजेज़ को रूल आउट किस तरह से कर सकते हैं वो बताया और दूसरे में जो है हमने बात की है रिलेटेड टू टेनर स्टेजिंग. अच्छा देखिए, सबसे पहला जो टेबल है उसमें मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करती हूँ. एक फीमेल है जिसमें आपके पास ना यूट्रस प्रेजेंट है और ना ही ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है. सो एब्सेंट यूट्रस, एब्सेंट ब्रेस्ट. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रेयर कंडीशंस और इसमें आपके पास जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. सो सिंपल सा है कि ना आपके पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना ही यूट्रस प्रेजेंट है. सो दिस इज़ अ रेयर कंडीशन नोन एज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी. ठीक है. सेकेंड, आपके पास सिचुएशन है जिसमें यूट्रस भी प्रेजेंट है और ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है. सो द मोस्ट लाइकली कॉज के आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं जिसमें आपके पास इम्परफोरेट हाइमन हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ हाइमन जो है वो आपके पास इम्परफोरेटेड है. या फिर आपके पास कोई सेप्टम प्रेजेंट हो सकता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इन द फ्लो. ठीक है, ये वाली तो सिंपल सी कॉजेज़ थी. अब मसला आता है यहाँ पे कि यूट्रस प्रेजेंट है लेकिन ब्रेस्ट एब्सेंट है. यानी आपके पास यूट्रस जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन ब्रेस्ट एब्सेंट होगा. इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में क्या आ सकते हैं कि हार्मोनल FSH LH का कम होना या फिर आपके पास ईस्ट्रोजन का कम होना. सो मैंने आपको बताया था कि जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उनमें ओवरीज नहीं होती. ओवरीज नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, ईस्ट्रोजन नहीं आएगा तो ब्रेस्ट डेवलप नहीं करेंगे. सो मोस्ट लाइकली कॉजेज टर्नर सिंड्रोम या फिर आपके पास हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म जिसमें गोनेडोट्रोफिन्स नहीं है, LH FSH नहीं है. सो उसमें आपके पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी बट यूट्रस विल बी प्रेजेंट. ठीक है. दूसरा है कि ब्रेस्ट प्रेजेंट है बट यूट्रस इज एब्सेंट. इसमें आपके पास कॉजेज होती हैं रिलेटेड टू द मुलेरियन ट्रैक्ट या एंड्रोजन रिसेप्टर से रिलेटेड. दैट मीन्स मुलेरियन एजेनेसिस या फिर इसका अदर नाम होता है रोकेटेंस्की सिंड्रोम या दूसरी कॉज हो सकती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा गिवन होगा दैट वुड बी कैरियोटाइपिंग ऑफ 46XY. नेक्स्ट, अगर टेनर स्टेजिंग से रिलेटेड बात करें तो स्टेज 1 लेस देन 9 ईयर फीमेल, नो फाइंडिंग. ओके, स्टेज 2 इज़ 9 to 11 ईयर. दैट चेंज इंक्लूड ब्रेस्ट बर्ड्स अपीयर.
अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट फिजिकल साइन अपेयर होता है एट प्यूबर्टी, दैट इज़ ब्रेस्ट बडिंग। दिस अकर्स 2 to 3 years बिफोर मेनार्की। मतलब मेनार्की की अपनी इम्पॉर्टेंस है कि वो मैं आपको स्टेज में भी बताऊंगी, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला प्यूबर्टल साइन होता है वो ब्रेस्ट बर्ड का अपेयर होना होता है। सो ये होता है स्टेज 2 में। मोस्ट लाइकली जो एज होती है वो 9 to 11 years होती है, ब्रेस्ट बर्ड अपेयर हो रहा होता है और फर्स्ट सॉफ्ट pubic hairs अपेयर होते हैं। देन स्टेज 3 इज 11 to 12 years, ब्रेस्ट enlargement, pubic hair will become darker and curly with armpit hairs और हाइट स्प्रेड इसमें बिगिन होता है। स्टेज 4 इज 12 to 13 years और इस स्टेज 4 में मेनार्की होती है फीमेल्स में। एंड डेफिनेशन ऑफ मेनार्की भी पता होनी चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अकर्स इन एनी फीमेल। इसके अलावा इसमें आपके पास एडल्ट टाइप प्यूबिक हेयर एंड सेकेंडरी अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल रहा होगा, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही होती है। स्टेज 5 इज़ 15 to 16 years, फुली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इसमें। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं यूट्राइन एंड ओवेरियन पैथोलॉजी से रिलेटेड। सो फर्स्ट सिनेरियो इज a 32-year-old para 4+0 woman comes in clinic with a history of heavy menstrual bleeding. Her uterus is 8 weeks size and tender on palpation. What is most likely cause of her condition? So आपके पास सिनारियो में क्या क्या चीज़ें गिवन है? एक तो सबसे पहले एज फैक्टर, देन उसकी पैरिटी, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ रही है। उसका यूट्रस जो है वो सिमेट्रिकली इनलार्ज हो रहा है, कितने वीक्स तक? 8 वीक्स जितना इनलार्ज है आपके पास यूट्रस, और टेंडरनेस मिल रही है। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एडिनोमायोसिस जो होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं: सिमेट्रिकल यूट्राइन एनलार्जमेंट, सॉफ्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेंडरनेस। तो ये 3 फीचर्स जब आपको मिल रहे हों और अलॉन्ग विद द हिस्ट्री ऑफ डिसमेनोरिया एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सो हम सस्पेक्ट करते हैं एडिनोमायोसिस को। एडिनोमायोसिस इटसेल्फ होता क्या है कि आपके पास जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो इनग्रो कर रहा होता है इनटू द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का प्रेजेंस मिलता है डीप इन द मायोमेट्रियम। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सिवियर डिस्मेनोरिया एंड मेनोरेजिया मिल रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर पूछी जाए तो दैट इज़ MRI, जबकि डेफिनेटिव और गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ हिस्टोपैथोलॉजी। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं टूवर्ड्स हिस्टेरेक्टमी। Next scenario is a 28-year-old woman present with chronic pelvic pain and dysmenorrhea that worsen during menstruation. याद रखिएगा कि dysmenorrhea worsens during menstruation. Laparoscopy reveals chocolate colored cyst on the ovary. What will be the fertility preserving procedure of choice for her? मैंने ना इसमें इसके सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए, मतलब आपको डायग्नोसिस से लेके सारी चीज़ें बताई हैं, बट आपके पास सिनारियो में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें जो क्लासिकल पॉइंट है वो क्या है कि उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन है, लेकिन ये जो डिसमेनोरिया का पेन है ये विद मेंसेस बढ़ता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर पेन बढ़ रहा है तो उसमें हमेशा हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल होता है वो एंडोमेट्रियोसिस ही होता है। लेकिन साथ ही हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि चॉकलेट सिस्ट हमें मिल रही है इन द ओवरीज। सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज ये जो आपके पास एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो आपके पास एंडोमेट्रियम टिश्यू होता है वो डिफरेंट साइट्स पे जाके डिपॉजिट हो रहा होता है। इसमें मोस्ट कॉमन साइट इज़ ओवरी, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज़ पाउच ऑफ डगलस। नेक्स्ट इसके क्लासिकल सिम्टम्स में आपके पास डिस्मेनोरिया एंड दैट इज़ अ साइक्लिकल पेल्विक पेन एंड द पेन इंक्रीजेज विद मेंस्ट्रुएशन एंड डिस्पेरोनिया मिल रहा होता है। इसके अलावा डिस्केजिया दैट इज़ के पेन ऑन डेफिकेशन, डीप डिस्पेरोनिया, लो बैक पेन, डिस्मेनोरिया, देन उसके बाद डिस्केजिया। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री भी मिल सकती है सम सिनेरियोज़ में, जिसमें क्या होता है कि अगर इस एंडोमेट्रियम की डिपॉजिट नेज़ल या रेक्टल साइड पर हों तो उसमें आपके पास साइक्लिकल एपिस्टेक्सिस भी मिल सकती है या फिर साइक्लिकल रेक्टल ब्लीडिंग भी मिल सकती है। साइक्लिकल क्या क्या मतलब है कि जब मेंसेस ब्लीडिंग होगी ना, मेंस्ट्रुएशन होगी, उसी के साथ साथ एपिस्टेक्सिस बन रही है, उसी के साथ साथ रेक्टल ब्लीडिंग मिल रही है, ठीक है।
बट ये बहुत एडवांस्ड केसेस में मिलता है। मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम्स यही हैं: डिस्मेनोरिया, साइक्लिकल पेल्विक पेन, डिस्पेरोनिया एंड डिस्केजिया। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड बाय लैप्रोस्कोपी, ये इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और अगर बात कीजिए ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या पूछी गई है: फर्टिलिटी प्रिजर्विंग प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर हर। जो एंडोमेट्रिक डिपॉजिट है उसे लैप्रोस्कोपिकली हम रिमूव कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं या फिर एब्लेट कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इसकी आपसे पूछा जाए कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, तो उसमें आपके पास GnRH एनालॉग्स आप यूज़ कर सकते हैं। बट एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि GnRH एनालॉग्स कभी भी 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने होते। किसी भी पेशेंट में 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि GnRH एनालॉग्स यूज़ करने से बिल्कुल उस तरह की कैफियत में मरीज़ चली जाती है जैसे मेन्यूपॉज हो रहा हो, यानी मेन्यूपॉजल सिम्टम्स भी वो फेस कर रही होती है, लाइक हॉट फ्लशेज, स्वेटिंग, देन उसके बाद डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स। ठीक है, तो मेन्यूपॉजल स्टेट डेवलप हो जाती है इन द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 30-year-old woman present with secondary amenorrhea and infertility following dilation and curettage after a miscarriage. Hysteroscopy shows intrauterine adhesions. So the most likely diagnosis is Asherman syndrome. So Asherman syndrome से related एक important point हमेशा ये याद रखिएगा, एक तो पेशेंट प्रेजेंट करती सिर्फ इसी कंप्लेंट से, एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी, ठीक है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री होती है ना, वो ज़रूर बहुत आपने अच्छे से डिग करनी होती है, बिकॉज उसमें आपको ये ज़रूर देखना होता है कि पेशेंट को प्रीवियस कोई TB की हिस्ट्री हो, या PID, कोई किसी भी तरह का पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, या हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज जिसके लिए उसको DNA करवाई गई हो, कोई प्रीवियस सर्जरी हो। सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से डिग आउट करने होते हैं। सो एशरमैन सिंड्रोम में जो आपने ट्रीटमेंट करनी होती है, दैट इज़ हिस्ट्रोस्कोपिक एडहेसियोलाइसिस। Next is a 25-year-old woman present with lower abdominal discomfort and a palpable adnexal mass. Ultrasound shows complex ovarian cyst with echogenic areas and calcifications like tooth-like structures. So जब भी आपके पास जब ओवेरियन सिस्ट है और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हेयर्स हैं, टूथ है, बोन है, कुछ इस तरह से, जो 3 जर्म लेयर्स है ना आपकी, जिससे आपकी ये जो पूरी बॉडी बनती है 3 जर्म लेयर से, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, और अगर उसके सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सिस्ट में, सो द मोस्ट लाइकली इज डर्मोइड सिस्ट, बिकॉज इसमें आपके पास 3 जर्म लेयर्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, टेराटोमा होता है ये आपके पास, एंड दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रप्चर्ड cyst. Next scenario, we have a 35-year-old woman complains of progressive heavy prolonged menstrual bleeding and lower abdominal fullness. On examination, her uterus is enlarged, firm and irregular in shape. So जैसे मैंने आपको एडिनोमायोसिस से रिलेटेड 3 चीज़ें बताई थी ना, कि सिमेट्री होगी उसमें, सॉफ्ट होगा और टेंडर होगा, इसी तरह फाइब्रॉइड रिलेटेड आपने ये याद रखना है, एसिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट होगी, देन फिर्म होगा एंड देयर विल बी नॉन टेंडर। सो इसमें आपके पास अगेन एसिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट मिल रही है और फिर्म नॉन टेंडर यूट्रस मिल रहा है। सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, while the type of fibroid causing infertility is submucosal। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे मोस्ट कॉमन टाइप पूछ रहे हैं तो वो इंट्राम्यूरल होगा, लेकिन वो फाइब्रॉइड जो कि कॉज करवाता है इनफर्टिलिटी, दैट इज सबम्यूकोजल। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट BCQ पॉइंट कि किसी भी पेशेंट को, अगर आप फाइब्रॉइड के पेशेंट को मायोमैक्टमी या किसी भी सर्जरी की तरफ जा रहे हैं आप, सो उससे पहले फाइब्रॉइड के साइज़ को, उसकी वैस्कुलैरिटी को श्रिंक करने के लिए आप कौन सी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या कौन से मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ GnRH एगोनिस्ट। अगेन इसके पॉइंट याद रखिएगा कि ये मेनोपॉजल स्टेट बना डेवलप करवा देता है पेशेंट में, एंड
ये जो है 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद फाइब्रॉइड का फीट होता है, लाइक उसमें आपके पास हाइलाइन डिजेनरेशन मिल सकती है, सिस्टिक डिजेनरेशन मिल सकती है। सो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिलती है इन प्रेगनेंसी, याद रखनी है आपने कि किसी भी पेशेंट को फाइब्रॉइड है और फिर अब उसमें प्रेगनेंसी भी हो गई, सो अब उसमें फाइब्रॉइड में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो डैट इज़ रेड डिजेनरेशन, हेमरेजिक नेक्रोसिस ऑफ द फाइब्रॉइड हो सकता है। ओके, फाइब्रॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आपके पास जो प्रेगनेंसी है हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट है, तो उसमें आपके पास ये क्या होगा, इंक्रीज इन साइज होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं। 30-year-old नली पैरिस वुमन प्रेजेंट विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, pelvic pressure, अल्ट्रासाउंड शो a 5 centimeter intramural fibroid distorting intrauterine wall. She wants to preserve fertility. So, what will be the best treatment of choice for her? So, I want to make one thing clear कि जब भी आपके पास कोई सिनारियो होता है ना, तो आपने ये ज़रूर देखना होता है कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट ने फैमिली कंप्लीट कर ली है या नहीं, पेशेंट के बच्चे हैं या नहीं। ये सारे फैक्टर्स देख के आप पेशेंट को काउंसिल करते हो, या BCQs हैं तो आपने ज़रूर ये देखना होता है कि वो ऑप्शन की तरफ जाएँ कि जो फर्टिलिटी को प्रिजर्व करे। सो इस पेशेंट में और इस सिनारियो में तो हमें लिख दिया गया है कि आपने वो प्रोसीजर बताना है जो कि फर्टिलिटी प्रिजर्विंग होगा। लेकिन अगर नहीं भी गिवन तो आपने सारे फैक्टर्स को कंसिडर ज़रूर करना होता है। तो इसमें आपके पास सो जो बेस्ट ऑप्शन होगा डैट विल बी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, बिकॉज इट इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्विंग प्रोसीजर। नेक्स्ट वी हैव एंडोमेट्रियल पॉलिप का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है डैट इज़ हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट कॉमन सिस्ट इन प्रेगनेंसी। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट मिलती है डैट इज़ थीका ल्यूटियन सिस्ट। नाउ थीका ल्यूटियन सिस्ट ही क्यों मिल रही होती है, बिकॉज थीका ल्यूटियन सिस्ट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ बीटा HCG। बीटा HCG प्रेगनेंसी में बढ़ता है और उसमें आपके पास थीका ल्यूटियल सिस्ट मिलेगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया कि मोस्ट कॉमन सिस्ट जो कि आपके पास प्रेगनेंसी में मिलती है डैट इज़ थ्यूका ल्यूटियन सिस्ट। इसके अलावा ना बाज़ों का सिनारियो में ये होता है कि एक पेशेंट है, उसकी जो है मोलार प्रेगनेंसी थी और उसका सक्शन एंड इवैक्यूएशन हो गया। उसके बाद भी जो है ना अल्ट्रासाउंड पे हमें ओवरीज में मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट मिल रही है, तो ये मोस्ट लाइकली कौन से सिस्ट होगी। सो दैट वुड बी ऑल्सो थीका ल्यूटियन सिस्ट, क्योंकि बीटा HCG जब बहुत ज़्यादा भी एलिवेटेड होता है तो उसमें थीका ल्यूटियन सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव मदर विद सीरियस ओवेरियन कार्सिनोमा। सो ये पूरा एक एक्सटेंसिव सिनारियो था और उसमें ये था कि फिर हमें जो है कौन सा मार्कर हम करवाएंगे डॉटर में टू असेस द रिस्क। ओवेरियन ट्यूमर का जो मार्कर होता है वो CA-125 होता है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ओवेरियन ट्यूमर, अच्छा यहाँ पे ना मैं 3 चीज़ें का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूँ। अगर ओवेरियन ट्यूमर है तो आप CT स्कैन पेल्विस करवाते हैं, रिमेंबर दिस। ओवेरियन ट्यूमर्स के लिए CT स्कैन करवाया जाता है। अगर आपके पास एंडोमेट्रियल ट्यूमर है या फिर सर्वाइकल ट्यूमर है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग इज़ MRI पेल्विस। होप सो ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि ओवेरियन कैंसर है तो CT, अगर एंडोमेट्रियम या फिर सर्विक्स है तो उस सिचुएशन में हम MRI पेल्विस करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें डिफरेंट ओवेरियन ट्यूमर्स की और उनके बायोमार्कर्स रिलेटेड बताया है। सो फर्स्ट वी हैव योक्सैक ट्यूमर। योक्सैक ट्यूमर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ये आपके पास बहुत यंग एज में कॉमन होता है, यानी जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं दैट आर 3 to 4 ईयर्स ऑफ एज, छोटे बच्चों में कॉमन होगा ये। उसके बाद इसमें जो हार्मोन रेज्ड मिल रहे होते हैं वो अल्फा फीटोप्रोटीन्स हैं, LDH एंटी ट्रिप्सिन्स हैं, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें एक खास किस्म की बॉडी मिलती है दैट इज़ द शिलर ड्यूबल बॉडीज़। नेक्स्ट वी हैव कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ 100% जो होता है इसमें बीटा HCG रेज्ड मिल रहा होता है। देन वी हैव डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, इसमें लिम्फेटिक स्प्रेड मिल रहा होता है और इसमें जो हार्मोनल चेंजेस होती है वो ये होती है LDH रेज्ड मिलता है, ALP रेज्ड मिल रहा होता है और बीटा HCG में रेज्ड मिल रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रैन्युलोसा थीकल सेल ट्यूमर।
इसमें इन्हिबिन जो होता है ना वो रेज़्ड मिल रहा होता है। बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें ईस्ट्रोजन भी रेज़्ड मिल रहा होता है और ये एसोसिएटेड होता है टू द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कि अगर आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है किसी पेशेंट को और उसका ईस्ट्रोजन भी रेज़्ड है, सो उसमें कौन सा टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर मिलेगा, तो वो ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर होगा, ठीक है। देन वी हैव सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, और इसमें आपके पास ईस्ट्राडायोल रेज़्ड मिल रहा होता है। यानी जितने भी आपके पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर होते हैं, लाइक आपके पास ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर है, थीका सेल ट्यूमर है, फाइब्रोमा है, इन सब में आपके पास ईस्ट्राडायोल रेज़्ड मिलेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि वी हैव अनदर ट्यूमर दैट इज़ नोन एज सार्टोली लेडिक सेल ट्यूमर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंड्रोब्लास्टोमा। इसमें आपके पास एंड्रोजन हार्मोन रेज़्ड मिलता है और जो सिनारियो होगा ना उसमें मैस्कुलिनाइजिंग फीचर्स मिलेंगे, यानी हिर्सुटिज्म, एक्ने, क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी और डीपनिंग ऑफ वॉइस। सो इसमें आपने इसमें जो कॉज है वो क्या है, एंड्रोजन ज़्यादा हो रहा होता है, और ये कौन सा ट्यूमर है, सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें रेनिन बढ़ रहा होता है, रेनिन बढ़ रहा है यानी पेशेंट को हाइपरटेंशन भी मिल रही होगी। सो ये सिनेरियो में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गिवन होते हैं, क्लू पॉइंट्स होते हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ना 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहला है स्यूडोमिक्सोमा पैराटोनाई। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एसोसिएटेड है विद द म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ ओवरी, ठीक है। और इसको मिक्सोमा पैराटोनाई क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल इन द पैरिटोनियल कैविटी ड्यू टू म्यूसिनस ट्यूमर। अब ये म्यूसिनस ट्यूमर ओवरी का भी हो सकता है और अपेंडिक्स का भी हो सकता है। सो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है एसोसिएशन रखते हैं बिटवीन म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ ओवरी एंड म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। और इससे स्यूडोमिक्सोमा पैराटोनाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज म्यूसिनस मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है इन द पैरिटोनियल कैविटी। ओके, नेक्स्ट वी हैव मीक्स सिंड्रोम। मीक्स सिंड्रोम में ट्राइड मिल रहा होता है, ओवेरियन ट्यूमर में आपको फाइब्रोमा मिलेगा, इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन एंड असाइटिस मिल रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव क्रूकनबर्ग ट्यूमर, इसमें आपके पास बायलैटरल मेटास्टेटिक ओवेरियन ट्यूमर मिलते हैं, और ये ट्यूमर जो होते हैं गैस्ट्रिक सिग्नेटरिंग सेल कार्सिनोमा से आ रहे होते हैं। सो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड बायलैटरल ओवेरियन मेटास्टेटिक इज क्रूकनबर्ग ट्यूमर। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है स्ट्यूमा ओवरी। ये जो आपके पास स्ट्यूमा ओवरी होता है, इसमें क्या मिलता है हमें, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस के फीचर्स मिल रहे होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर से रिलेटेड और उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड। अच्छा, ये जो मैंने स्टेजिंग लिखी है ना, ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड लिखी है। यानी स्टेज 1 की सिर्फ ओवरी में, स्टेज 2 पैल्विक में चला गया, स्टेज 3 पैरिटोनियल और नोडल स्प्रेड, और स्टेज 4 डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सो जो मैंने स्टेजिंग लिखी है ना कि कन्फाइंड टू ओवरीज, पेल्विस, पेरिटोनियल, देन डिस्टेंट मेटास्टेसिस, दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड, कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाए। बट जो सिनेरियो गिवन होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि स्टेज 4 जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू स्टेज 4A एंड स्टेज 4B। तो अगर 4A है तो डैट मीन्स डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रही है विद टुवर्ड्स द लंग्स, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन मिल रही होगा सिनेरियो में। और अगर 4B है तो स्प्रेड टुवर्ड्स लिवर एंड स्प्लीन मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरह लाइक स्टेज 2 है, तो इस स्टेज 2 में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेल्विस स्प्रेड मिलना चाहिए ना, ठीक है। अब स्टेज 2 में ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन 2A जो है उसमें कोई पेल्विस एक्सटेंशन नहीं है। 2B में आपके पास एक्सटेंशन इनटू द पेल्विस ऑर्गन्स में लाइक ब्लैडर, कोलोन और रेक्टम में जा रहा है। सो इस तरह से थोड़ा सा आपको स्टेज 1A, 1B, 1C करके हर चीज़ को डिटेल में ज़रूर करना है। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है
स्टेजिंग को। ठीक है, अब आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एक तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो कीमोथेरेपी होती है ना, ओवेरियन कार्सिनोमा के पेशेंट्स में दी जाती है। बस स्टेज 1 ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट को रिक्वायर है या नहीं। अदरवाइज़ हम देते हैं, ज़रूर देते हैं ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी। और इसमें जो ड्रग यूज़ हो रही होती है उसमें कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन एंड पैक्लीटेक्सेल होता है। सो प्लाटिन बेस्ड कीमोथेरेपी होती है जिसमें सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन और पैक्लीटेक्सेल होती है। 3 to 6 साइकिल्स दी जाती हैं कीमोथेरेपी की। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो सबसे पहला स्टेज 1 है उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, दैट इज स्टेजिंग सर्जरी। स्टेजिंग सर्जरी में क्या होता है कि आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करनी है, बायलैटरल सल्पेंजोफ्रेक्टमी करनी होती है, ओमेंटेक्टमी करनी होती है एंड लिम्फ नोड सैम्पलिंग लेनी होती है, यानी लिम्फ नोड डायसेक्शन भी करनी है। देन स्टेज 2 जो है उसमें भी आपने सेम सर्जरी करनी है, डैट इज़ द स्टेजिंग और साइटो रिडक्टिव सर्जरी से कहते हैं हम। स्टेज 3 जो होता है इसमें ऑप्टिमल डीबल्किंग, यानी जितना पॉसिबल है उतना रिमूव करना होगा आपको। देन स्टेज 4 में आपको पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी है, देन आपने डीबल्किंग सर्जरी करनी है और फिर कीमोथेरेपी देनी होती है। तो ये पूरा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है इन डिफरेंट स्टेजेस। So the next scenario, we have a 55-year-old postmenopausal woman present with postmenopausal vaginal bleeding. Endometrial biopsy reveals atypical glandular proliferation. So what will be the most likely diagnosis? It is endometrial cancer. ठीक है, एक तो एज फैक्टर, देन पोस्ट मैनिपोजल ब्लीडिंग, देन बायोप्सी फाइंडिंग में भी एटीपी आ गया है, सो एंडोमेट्रियल कैंसर है। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि एंडोमेट्रियल कैंसर की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो बात करें पैथोजेनेसिस की, तो जो टाइप 1 होता है इट इज़ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट, जबकि टाइप 2 ईस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है तो उस एज में होगा ना जिसमें ईस्ट्रोजन होगा बॉडी में, सो डैट मीन्स यंग एज, यंग गर्ल्स में और 20 to 40 ईयर्स की एज में ये मिलता है। जबकि जो टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर होता है ईस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट है, सो ये पोस्ट मैन्योपॉजल वुमेंस ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन होता है। टाइप 1 की जो प्रिकर्सर लीजन होता है उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया होता है, जबकि टाइप 2 में एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो रही होती है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि उसमें ना सिनारियो में होता है कि जो टाइप endometrial hyperplasia with atypia is a precursor lesion for which type of endometrial cancer या which condition। so उसमें आपके पास ना टाइप 1 या टाइप 2 वाली बात नहीं लिखी हुई होती, उसमें लिखा हुआ होता है एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा। तो एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा इज अनदर टाइप और हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया जो है ये आपके पास लीड कर रहा होता है, ये प्रिकर्सर लीजन होता है फॉर द एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा, जबकि एंडोमेट्रियल एट्रोफी जो है सीरस या क्लियर सेल कार्सिनोमा को कॉज करवा सकता है। ग्रेडिंग की बात की जाए तो टाइप 1 लो ग्रेड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, फेवरेबल प्रोग्नोसिस रखता है और जेनेटिक म्यूटेशन इसमें P10 मिल रही होती है। जबकि जो आपके पास टाइप 2 है ये हाई ग्रेड है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है और पुअर प्रोग्नोसिस रखता है, TP53 की म्यूटेशन मिलती है हमें इसमें। जो टाइप 1 होता है इसमें लोकल स्प्रेड होता है, लाइक एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम तक ही होता है, जबकि टाइप 2 में आपके पास एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्रेड मिल रहा होता है, लिम्फेटिक या पेरिटोनियल स्प्रेड भी मिलता है, बिकॉज इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है और हाई ग्रेड होता है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट बात करें कि पोस्ट मैनिपॉजल ब्लीडिंग है, कोई फीमेल आपके पास आई है उससे पोस्ट मैनिपॉजल ब्लीडिंग है और एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर आ रही है, सो दी शी रिक्वायर्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी। क्योंकि अगर आपके पास एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 मिलीमीटर है तो दैट्स ठीक है, हम सेफ साइड हैं, बिकॉज मेन्योपॉजल वुमेन में जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है वो 0.4 सेंटीमीटर से कम होती है और 4 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एनी पैथोलॉजी ऑन गोइंग। तो इसमें हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी की तरफ जाएंगे, दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ट्यूमर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि MRI पेल्विस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, ओके। अब एंडोमेट्रियल कैंसर की मैनेजमेंट को ज़रा
ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है इसके लिए आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल सल्पिंजोओफ्रेक्टमी की तरफ ही जाना होता है और प्लस माइनस लिम्फ नोड डायसेक्शन। पूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो इसमें जो मोस्ट लाइकली एंडोमेट्रियल कैंसर में हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं वो यही होती है कि आपने पूरा यूट्रस रिमूव किया और फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव किया और ओवरीज को रिमूव किया। दैट इज़ बायलैटरल सल्पेंजोओफ्रेक्टमी प्लस टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिनारियो एक्सटेंसिव सिनारियो कॉम्प्लेक्स सिनारियो हमेशा आएगा और उसमें गिवन है कि सर्विक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, सो हमेशा उस सिचुएशन में आपको रेडिकल हिस्टेरेक्टमी की तरफ ज़रूर जाना होता है अगर सर्विक्स इन्वॉल्व है। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है, आपने हिस्टेरेक्टमी की यानी यूट्रस को रिमूव के साथ में आपने बायलैटरल सल्पेंजोओफ्रेक्टमी की और एक्सीजन ऑफ द वजाइनल कफ, एक्सीजन ऑफ द पैरा सर्वाइकल एंड पैरामेट्रियल टिश्यू, ठीक है। ये पूरा आपने टिश्यू सर्विक्स वजाइनल कफ सबको रिमूव करना होता है इसमें। सो अगर सर्विक्स की इन्वॉल्वमेंट गिवन है सिनारियो में तो आपने रेडिकल हिस्टेरेक्टमी की तरफ ही जाना है। देन उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो लिम्फ नोड डायसेक्शन है उसकी इंडिकेशन क्या है, सिर्फ दो ही इंडिकेशन है, तो ज़रूर याद रखिएगा अगर आपके पास टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर है, बिकॉज टाइप 2 की पुअर प्रेगनोसिस है, हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, इसलिए उसमें आपने लिम्फ नोड डायसेक्शन लाजमी करनी होती है। और अगर आपके पास हिस्टोलॉजी पर ग्रेड 3 ट्यूमर आ गया है तो आपने ज़रूर लिम्फ नोड डायसेक्शन करनी है। होप सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स से रिलेटेड। सो सबसे पहला सिनेरियो है अ 60-year old पोस्ट मैन्यूपॉजल वुमन present with intense valvular itching and white parchment like plaques on valvula causing introital narrowing. तो दिस इज़ मोस्ट लाइकली लाइकन स्क्लेरोसिस। लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि पोस्ट मैन्यूपॉजल वुमेन होती है और उसमें आपके पास वैल्वुलर इचिंग मिल रही होती है और इसमें ना एक फिगर ऑफ 8 बन रही होती है ड्यू टू दिस वाइट फाइब्रोटिक लीजन्स और प्लैक्स। और ये फिगर ऑफ 8 कहाँ से होती है, वल्वा से लेकर पेरियानल रीजन तक जा रही होती है। इसके अलावा इसमें सैंड पेपर लाइक कंसिस्टेंसी भी इसमें बोली जाती है, पार्चमेंट लाइक प्लैक भी बोला जाता है। तो डिफरेंट हिंट्स गिवन होती हैं लाइकन स्क्लेरोसिस के सिनारियो में। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर कोई पोस्ट मैन्यूपॉजल वुमेन जो है वो प्रेजेंट कर रही है विद द हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ड्राइनेस एंड इचिंग, तो उसमें हम जो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कंसिडर करते हैं दैट इज़ टॉपिकल ईस्ट्रोजन ऑइंटमेंट्स। उसके बाद बात की जाए रिस्क फैक्टर्स फॉर द सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, ये रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं आपसे लाइक ये अच्छे से पता होने चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स लाइक लॉन्ग टर्म COCP यूज, जो आपके पास कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। देन स्मोकिंग, देन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड HPV 16 एंड 18। अच्छा, अब 16 और 18 में भी ना आपको एक दो पॉइंट मैं अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि जो HPV 16 है, it increases the risk of squamous cell carcinoma and HPV 18 increases the risk of adenocarcinoma of the cervix. अगर इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो HPV 18 को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट मेलिग्नेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद ओवरऑल जो सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होती है। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स बताया फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है ना, तो उसमें भी आपके पास सेम होता है कि हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड अगर क्लेमीडिया इन्फेक्शन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है पेशेंट की, सो उस सारी सिचुएशन में आपके पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी मिल सकता है। ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब जो है ना, होता क्या है कि कभी भी आप किसी भी सर्वाइकल चेंजेस अगर सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले साइटोलॉजिकल टेस्ट करवाना है। और साइटोलॉजिकल टेस्ट क्या है हमारे पास, पैप्समेयर। सो पैप्समेयर इज़ साइटोलॉजी, ये बात याद रखिएगा कि पैप्समेयर साइटोलॉजी है।
आपने पैप्समेयर करवाया और पैप्समेयर की रिपोर्ट आई और उसमें अगर नॉर्मल आया सब कुछ, तो आपने सिर्फ फॉलो अप के लिए बोलना है पेशेंट को। लेकिन अगर उसमें जो है माइनर साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो हम हायर HPV DNA टेस्टिंग करवाएंगे। और अगर हाई ग्रेड साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो हम कॉल्पोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कॉल्पोस्कोपी रिलेटेड भी कुछ BCQs आ जाते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि कॉल्पोस्कोपी में हम दो सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड और आयोडीन। जो एसिटिक एसिड होता है ये ट्यूमर सेल्स को वाइट शो करता है। एसिटिक एसिड जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्यूमर सेल्स को वाइट कर देता है। और आयोडीन की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, जबकि जो आपके पास ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ब्राउन नहीं हो पाते। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूमर सेल्स को ऑन कॉल्पोस्कोपी। देन कॉल्पोस्कोपी पे अगर हमारे पास लो ग्रेड या हाई ग्रेड सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया आ जाता है, अगर सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 1 है, डैट मीन्स कि सिर्फ लोअर 1/3 ऑफ द एपिथेलियम इज़ इन्वॉल्व, तो उसमें हम फॉलो अप की तरफ भी जा सकते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि 6 महीने बाद हम टेस्ट रिपीट करवा के देखेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हाई रिस्क है, कि काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम उसमें एब्लेटिव थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर CIN2 या CIN3 है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसके लिए दो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, एब्लेटिव थेरेपी यानी क्रायोथेरेपी या कोगुलेशन थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। वरना जो मोस्टली प्रेफर्ड मेथड ऑफ चॉइस है, दैट इज़ द एक्सीजनल प्रोसीजर फॉर CIN2 एंड CIN3, दैट इज़ लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर्वाइकल डिस्कैरियोसिस अगर प्रेजेंट है, सो उसमें हमने लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन करना होता है लाजमी CIN2 और CIN3 में। एंड ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो इसका डिसएडवांटेज होता है ना लार्ज लूप एक्सीजन और ट्रांसफॉर्मेशन जोन का, दैट इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। इसके बाद अगर बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो 3 इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं सर्वाइकल कैंसर की, जो लाजमी हमने करवानी होती है, दैट इज़ द कॉल्पोस्कोपी, सर्वाइकल बायोप्सी एंड MRI ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस। एंड MRI एब्डोमेन पेल्विस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वी हैव कि अगर विजिबल सर्वाइकल कैंसर है, उस सिचुएशन में हम पंच बायोप्सी करते हैं कि लार्ज विजिबल कैंसर है, हमने पंच बायोप्सी करके स्मॉल सैंपल लिया और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कर ली। लेकिन अगर माइक्रो इन्वेजिव है और सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जैसी अर्ली कंडीशंस को अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो हम कोन बायोप्सी लेते हैं, जिसमें हम लार्ज सैंपल ले रहे होते हैं ऑफ द टिश्यू। उसके बाद अगर बात की जाए सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट की, सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट में ना जो इम्पॉर्टेंटली आपने याद रखना है वो है उसकी स्टेजिंग में स्टेज 1B। स्टेज 1B जो होता है उसमें हम वर्थाइम हिस्ट्रेक्टमी करते हैं। वर्थाइम हिस्ट्रेक्टमी में होता क्या है, इसमें हम रिमूव कर रहे होते हैं सर्विक्स को, यूट्रस को, पेरी सर्वाइकल टिश्यू को, अपर वजाइना को एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स को। अब पेल्विक लिम्फ नोड्स में ऑब्ट्यूरेटर, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स को हम रिमूव कर रहे होते हैं। ये जो वर्टाइम हिस्ट्रेक्टमी होती है ये सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, स्टेज 1B में। ठीक है। उसके अलावा जो स्टेज 1A होती है उसमें हम क्या करते हैं, वाइड लोकल एक्सीजन विथ क्लियर मार्जिन्स। ठीक है। और बाकी की रिमेनिंग 2 से लेके 4 तक में हम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड। तो जो आपके पास COCPs होते हैं, ये यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। हर कॉन्ट्रासेप्टिव का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूरिप्रिस्टल एसीटेट। ये कितने टाइम में ली जाए तो इफेक्टिव होगी, डैट इज़ 120 आवर्स। याद रखिएगा 120 आवर्स यानी 5 दिन के अंदर अंदर अगर ली जाएगी तो इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देन बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ कॉपर IUD। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जो बेस्ट है ना, डैट इज़
बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव, इट इज़ कॉपर आईयूसीडी। ठीक है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है ये आपके पास बेस्ट है, और ये भी कितने दिन तक बेस्ट है, यानी अगर 5 डेज़ के बाद लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विद इन 5 डेज़ इट इज़ इफेक्टिव एंड इट इज़ द बेस्ट मेथड। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा होता है दैट इज़ लिमिनॉर गैस्ट्रल एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और ये विद इन 96 आवर्स यूज़ करने में ही इफ़ेक्टिव होगा। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कॉपर आईयूडी इज़ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बिकॉज कॉपर आईयूडी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किस तरह से? बेसिकली जो कॉपर आईयूडी होता है ना, इसमें जो कॉपर होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करवा देता है और एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन से रोक देता है। सो अगर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो कहीं और जाकर हो जाएगी। सो दैट्स वाई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो कॉपर आईयूडी यूज़ नहीं करेंगे। 12 मंथ की कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर है, यानी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए तो COCP की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, लाइक अगर हिस्ट्री गिवन है कि पेशेंट को हिस्ट्री हुआ है कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, DVT, तो उस सिचुएशन में हम COCP कभी भी नहीं कहेंगे पेशेंट को कि वो यूज़ करे। ठीक है, ओके। देन पोस्ट DVT मदर है कि उसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है। अब जो है शी वांटेड टू यूज़ एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उसमें हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देंगे। ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट पिल्स हम नहीं देंगे बिकॉज दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। तो हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल दे सकते हैं या फिर लिमिनॉर गैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम दे सकते हैं। Next scenario, a 30-year-old para 0+1 came 1 week after suction evacuation due to molar pregnancy. Best method of contraception. So always remember कि molar pregnancy के बाद जो best method of contraception होता है that is barrier method. Then उसके बाद next scenario, a 28-year-old para 2+0 lactating mother came to you 6 months after normal vaginal delivery seeking for 2-year contraception. She had no comorbid. Which method is the best? तो हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स मदर को सजेस्ट करेंगे। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? तो 6 वीक्स के बाद हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स सजेस्ट कर सकते हैं मदर को। ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देने का मकसद ये है कि वो आपके पास ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, 6 वीक से। ठीक है, अब उसके बाद जब आप जितना टाइम तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होती है? 6 महीने तक होती है। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है हम COCP का भी यूज़ कर सकते हैं इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सो याद रखिएगा 6 वीक्स से हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हमेशा पेशेंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन COCP भी यूज़ कर सकते हैं बट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या है कि पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, 2 इयर्स का चाहिए, तो उसमें इम्प्लांट आर द बेस्ट क्योंकि वो 3 इयर्स का कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे होते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही इम्प्लांट रिमूव करते हैं और आपके पास जो फर्टिलिटी होती है वो रीगेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिमिनॉर गैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। तो ये आपके पास म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कर देती हैं, वहाँ की चेंजेस करवाती हैं ताकि स्पर्म पेनिट्रेशन ना हो सके, एंड दूसरा एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रही होती हैं। Next, we have contraceptive failure rate in Pakistan. It is 34%. इसके अलावा एक और BCQ आता है कि बैरियर मेथड का फेलियर रेट कितना है? That is 24%. ठीक है, then contraceptive causing severe dysmenorrhea, heavy irregular vaginal bleeding और dysmenorrhea is adverse effect or disadvantage of copper IUD. ओके, देन लैक्टेटिंग मदर वांट्स लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो हम उन्हें मेरिना यानी लिमिनॉर गैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ वजाइनल रिंग लेफ्ट इन प्लेस? दैट इज़ 3 वीक्स। ठीक है,
अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने हर चीज़ नहीं मेंशन की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वजाइनल रिंग्स जो होती हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन है, ट्रांसडर्मल पैच का क्या कॉम्पोजिशन है, सीओसीपी का क्या कॉम्पोजिशन है, बिकॉज बीसीक्यूज़ में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। सो यहाँ पे वजाइनल रिंग का मैंने लिखा है दैट इज़ द इथेनाइल ईस्ट्राडायोल एंड एटोनोगेस्ट्रल, जो कि इसकी कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा होता है फॉर द वजाइनल रिंग। कॉपर आईयूडी का क्या मैकेनिज्म होता है? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन एंड सीपी इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। CPs are protective for colon cancer, ovarian cancer and endometrial cancer. लास्टली अब बात करते हैं इन्फेक्शंस, पीआईडी और वजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड। सो वी हैव अ सिनेरियो, 22-year old sexually active woman present with lower abdominal pain, fever and puerperal vaginal discharge. On pelvic examination, cervical motion tenderness is present. So what is the most likely diagnosis? It is PID. एक तो हमें हिंट मिली sexually active woman, then lower abdominal pain, fever and puerperal discharge. जब भी फीवर की बात आ जाए तो हम मतलब कोई ना कोई ongoing infection है। इसके अलावा abdominal pain, puerperal and vaginal discharge, and a very characteristic feature on on pelvic examination, that is cervical motion tenderness. So this is pelvic inflammatory disease जिसके most common organism are Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis, और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रिपल थेरेपी, मतलब 3 ड्रग्स दे रहे होते हैं हम, सेफ्ट्राक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, थिक वाइट कर्डी वजाइनल डिस्चार्ज है, कॉटन चीज़ लाइक डिस्चार्ज है। सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज कैंडिडियासिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। जब आप इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्मेयर करवाएंगे तो उसमें आपको फंगल हाइफे मिलेंगे, और इसके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? फ्लूकॉनाजोल होता है। देन एम्सल क्राइटेरिया जो होता है ये यूज्ड हो रहा होता है फॉर द बैक्टीरियल वैजिनोसिस। क्राइटेरिया में हमारे पास आ जाता है कि वजाइनल पीएच मोर देन 4.5 हो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 20% पर एचपीएफ ऑफ क्लू सेल्स ऑन वेट माउंट एग्जामिनेशन, और पॉजिटिव वीफ टेस्ट। वीफ टेस्ट क्या होता है कि आपके पास फिशी स्मेल आती है from the discharge on adding 10% of potassium hydroxide to discharge. इसके अलावा homogeneous non-viscous milky white discharge adherent to the vaginal wall. ये 4 फैक्टर्स होते हैं, और इनमें से एटलीस्ट 3 जो होते हैं ये आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए एमसेल क्राइटेरिया को मैच करने के लिए। सो लाजमी याद रखिएगा। और ये जो क्लू सेल्स मैंने आपको बताया ना, ये क्लू सेल्स क्या होते हैं? ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं विद बैक्टीरिया एडहेरेंट टू देयर वॉल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जेनाइटल हर्पीज, दैट इज द HSV PCR। देन नेक्स्ट वी हैव कि क्लू सेल्स एंड फिशी ऑर्डर जो है उसमें मतलब आपको पूरा सिनेरियो गिवन था, और उसमें जो हिंट थी दैट वाज अ क्लू सेल्स एंड फिशी ऑर्डर, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज मेट्रोनाइडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन। द मोस्ट स्पेसिफिक एंड द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर क्लैमीडिया इज NAD, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ऑर्गेनिज्म स्प्रेड बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड टू पेल्विस इज TB। बेसिकली पेल्विस तक पहुंचने के लिए 3 तरह के रूट्स होते हैं ना, जिसमें से जो असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये क्लैमीडिया और निजेरिया, ये असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हेमाटोजेनस स्प्रेड के ज़रिए आ रहा होता है टुवर्ड्स द पेल्विस, दैट इज़ द ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस गोनोरिया। देन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज क्लैमीडिया। देन उसके बाद a 32-year-old sexually active woman present with fever, severe lower abdominal pain, foul smelling vaginal discharge. She has a history of PID, and now ultrasound shows a complex multiloculated adnexal mass. So what is the most likely diagnosis? That is tubo ovarian abscess. बेसिकली PID की हिस्ट्री है, अभी फिर से उसको कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, वजाइनल डिस्चार्ज, पेन, फीवर, साथ ही साथ जो आपके पास एडनेक्सिल रीजन है वहाँ पे मास नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें सस्पेक्ट करवा रही हैं ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस। दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ PID। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, दैट इज़ बेंजाथाइन पेनिसिलिन।
अब लास्ट बात करते हैं pelvic floor urinary problem या prolapse related. So a 64-year-old woman present with third degree prolapse. So what will be the most likely treatment of choice or best treatment for her? It is vaginal hysterectomy because third degree prolapse है और age is 64, मतलब family भी complete है, menopausal stage में है woman. सो उसमें हम जा सकते हैं टुवर्ड्स वजाइनल हिस्टेरेक्टमी. सो पूरा सिनारियो समझना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे पेशेंट की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम हमेशा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की तरफ जाते हैं. तो आपके पास प्रोलैप्स की 3 स्टेजेस हैं, बेसिकली ओवरऑल 4 बट 3 जो मेजर है उसमें ये है कि जो स्टेज 1 है उसमें अबव द हाइमन होता है, स्टेज 2 में एट द हाइमन होगा और स्टेज 3 में बिलो द हाइमन हो रहा होगा. ठीक है. वजाइनल फिस्टूला जो बन रहे होते हैं फीमेल पेशेंट्स में, उनकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज़ द ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज डिलीवरी के दौरान. लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट का इस तरह से लगाना या कोई भी वजह हो सकती है ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज में डिलीवरी के दौरान कि जिसमें आपके पास रेक्टो वजाइनल फिस्टूला बन जाए. देन कीगल एक्सरसाइजेस किस लिए यूज़ हो रही होती हैं? ये पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होती हैं. Most common UTI organism is E. coli. Antibiotic of choice and pregnancy. अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस एंड प्रेगनेंसी में आपके पास ज़रूर ऑप्शन तो एक ही होगा. मैंने यहाँ पे 3 ड्रग्स लिखी हैं. इन तीनों में से कोई भी ड्रग यूज़ हो सकती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन प्रेगनेंसी. एमोक्सिसिलिन, सेफेलेक्सिन एंड नाइट्रोफेरेंटोइन. आपको ये तीनों ही ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए. सेफेलेक्सिन जो है ये फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अर्च इनकॉन्टिनेंस का अदर नाम क्या होता है. दैट इज़ डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी. और डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी के रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी, अल्कोहल और पेल्विक सर्जरी आ जाते हैं. फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ अर्च इनकॉन्टिनेंस इज़ ब्लैडर रीट्रेनिंग. अब इसके अलावा अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए अर्च इनकॉन्टिनेंस की, तो दैट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जिसमें ऑक्सीब्यूटेरिन दे रहे होते हैं. ऑक्सीब्यूटेरिन के साइड इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं दैट आर ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन. उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि लेवल 1 एपिकल सपोर्ट. बेसिकली हमारे पास 3 लेवल के सपोर्ट्स होते हैं. जो लेवल 1 होता है दैट इज़ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. वी हैव एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स और बल्ज. तो अगर इसमें जो है ना सिनारियो में गिवन है कि अपर 2/3 ऑफ द इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स हो रहा है तो सिस्टोसील है. अगर लोअर 1/3 हो रहा है सो दैट इज़ मोस्ट लाइकली यूरिथ्रोसील. सो पूरा सिनारियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. देन उसके बाद मिड यूरिथ्रल टेप प्रोसीजर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लिंग प्रोसीजर इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेस incontinence. Then a 38-year-old woman, para 3+0, diagnosed a case of second degree UV prolapse. She is not willing for hysterectomy. Then best treatment of choice for her case will be sacrohysteropexy. Sacrohysteropexy इसलिए करते हैं बिकॉज इसमें आपके पास फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है. जो रिंग पेस्ट्रीज होती हैं उनकी जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है दैट इज़ प्रोलैप्स में यूज़ हो रही होती हैं एंड इन दूस पेशेंट हु आर अनफिट फॉर द सर्जरी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी फीमेल पेशेंट को प्रोलैप्स की हिस्ट्री है या रिसेंट को प्रोलैप्स हुआ हुआ है और रिंग पेजरी लाइक उसने यूज़ की हुई है फॉर एग्जांपल, सो उस सिचुएशन में मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी. दैट वुड बी सी सेक्शन. वजाइनल डिलीवरी कभी भी हम नहीं करते इन प्रोलैप्स पेशेंट. ठीक है. और इसके अलावा जो सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है अगर फर्टिलिटी प्रिजर्विंग प्रोसीजर की तरफ जाना है. और इसमें करते क्या है हम कि यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन जो होता है ना उसको अटैच करते हैं टू द सैक्रम. ठीक है. एक और प्रोसीजर होता है दैट इज़ द मैनचेस्टर रिपेयर. इसमें भी हम ये भी फर्टिलिटी प्रिजर्विंग होता है बट ये अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी इज़ मोस्टली यूज्ड एंड मोस्टली प्रेफर्ड प्रोसीजर. ऑल अबाउट गायनी रिलेटेड रिवीजन. मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके समझाने की. होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा. ऑप्स की वीडियो बहुत जल्द आएगी चैनल पर. और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेन बूस्टर मेडिकोज एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर feedback or your experience related to the video. Jazakallah for watching.